नमस्कार। देखो, आज के टॉपिक का प्रीफेस या भूमिका कुछ ऐसी है कि जैसे मान लो मेरे कोई इशू है, इशू इन द सेंस जैसे मैंने किसी व्यक्ति को पैसे उधार दिए थे, उसने मुझे चेक दिया, पैसे लौटाए थे, उसने चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया। अब मुझे कोर्ट में केस करना है एनआईए एक्ट के तहत, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि यार अगर मैं कोर्ट में केस करूंगा तो वो लंबा चलेगा, पता नहीं कब उसका फैसला आएगा। और दूसरी तरफ मेरे को मेरे पैसों से भी प्यार है क्योंकि मेहनत की कमाई थी तो मुझे वो मिलनी चाहिए, और उधर कोर्ट से भी डर लग रहा है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? तो बिल्कुल सही, तो सॉल्यूशन है उसका लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत जो कि ट्रेडिशनल कोर्ट से अलग होती है। किन मायनों में अलग होती है, क्या उसका काम होता है, कैसे काम करती है और कैसे ये मेरी समस्या का निपटारा कर सकती है। मेरा द्वंद्व मैंने आपको बताया अभी, तो उस द्वंद्व का सॉल्यूशन क्या है? तो ये द्वंद्व का सॉल्यूशन आज का टॉपिक क्या, लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत। ठीक, ये चैप्टर नंबर 38 का, तो ये लोक अदालत, लोक अदालत। अब जैसा ना इसको शॉर्ट में मैंने एल लिखा हुआ, जहां भी आए एल में लोक अदालत। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? लोक प्लस अदालत, मतलब कोर्ट ऑफ या फॉर द कॉमन्स, पब्लिक कोर्ट। लोक प्लस अदालत, जैसे अपन लोक जैसे जैसे बढ़ा था, जैसे हमने सुना होगा लोकपाल, लोकतंत्र, तो ऐसा तंत्र जो लोगों द्वारा चलाया जाए, लोकतंत्र जैसे डेमोक्रेसी। लोकपाल, लोगों के हितों की जो रक्षा करेगा बिल, दैट इज लोकपाल। ठीक है, या संस्था वो लोकपाल, ऐसे। ठीक है, लोक तो आ गया पब्लिक कोर्ट, है ना, कोर्ट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, ये ऐसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, किसकी फिलोसफी में बेस्ड है? महात्मा गांधी की फिलोसफी में बेस्ड है। देखो मैं आपको ये बताता हूँ, ये ऐसे टॉपिक है जो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन अपन देखते हैं, यूपीएससी में आए हुए भी अपन चर्चा करेंगे आगे। और दूसरा क्या है, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बताऊँ, जो अगर आपको इस टॉपिक पे कमांड है तो आप इसका यूज कर सकते हो ऐसे के अंदर, जीके को आंसर लिखते हो उसमें, एथिक्स के अंदर, ठीक है, और इंटरव्यू में जैसे पूछा जाता है। क्यों, क्या है, जैसे ट्रेडिशनल कोड जैसे अपन देखते हैं वो आज ओवरलोडेड है, पेंडेंसी, लेंदी और कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब लोगों की टाइमली मेरे को जस्टिस मिल जाएगा। जैसे बोलते हैं कि दादा करता है केस फाइल और पोते को उसका वर्डिक्ट मिलता है, डिसीजन मिलता है, तो वो किसी काम का नहीं है। पोता बोलता है दादाजी को थी शिकायत तो मैं अब क्या क्या करूँ, ऐसे। और वो सनी देओल का आपको डायलॉग याद है ही, वो तारीख पे तारीख, ऐसे। तो एक जीवंत लोकतंत्र बना रहे, लोगों की न्याय में आस्था बनी रहे, तो ये एक ये नई मुहिम है, आज़ादी की ये नए आयाम है, ये नया भारत है, ये एक जीवंत डेमोक्रेसी है। तो आपको लिखना है ये सब चीज़ें। तो वो सब कब लिख पाओगे? जब अपन को ये आता हो। लोक अदालत का नाल साल से अपन पढ़ेंगे, फिर परमानेंट लोक अदालत अपन जैसे पढ़ेंगे, फैमिली कोर्ट, विलेज कोर्ट पढ़ेंगे, तो टॉपिक पता हो तब आप लिख पाओगे, पता ही नहीं तो क्या लिखोगे? तो इसलिए ढंग से इसको पढ़ लो। और फिर किसकी फिलोसफी बेस है? महात्मा गांधी। अपन बोलते हैं कि महात्मा गांधी की रेलिवेंस अब नहीं है, कम हो रही है। अरे कम नहीं हो रही है, पागल, तूने पढ़ा ही नहीं। महात्मा गांधी को धीरे धीरे रेलिवेंस और बढ़ती जा रही है। महात्मा गांधी सबसे बड़ी रेलिवेंस ये है कि आप सवाल पूछ रहे हो कि उनकी रेलिवेंस है कि नहीं है, ये। ठीक है, तो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे बेस ग्राम स्वराज, जैसे जो उनका नारा था ग्राम स्वराज, तो ये है ग्राम स्वराज, या मतलब पीपुल को एम्पावर करना महात्मा गांधी जी की सबसे बड़ी फिलोसफी थी, तो ये है। अब देखो इसका ये टाइमलाइन है, ये पूरी अपन को ध्यान रखनी है। 1949 में अपन देखते हैं भाई, 47 में आजाद हुआ भारत, 2 साल बाद 1949 में फादर ऑफ लोक अदालत इन इंडिया कौन है? ये हरि वल्लभ पारेख, है ना, हरि वल्लभ पारेख। ये रंगपुर गुजरात, रंगपुर अपन जैसे देखते हैं ये गुजरात ऐसे ही हूँ, तो अपने ये इधर है रंगपुर रोजदी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये साइट भी है रंगपुर। ठीक है, तो फादर ऑफ लोक अदालत कौन है भारत में? हरि वल्लभ पारेख। इन्होंने पहली लोक अदालत आयोजित की थी कहाँ? रंगपुर गुजरात में। ठीक है, और ये गांधीयन स्कॉलर थे, मतलब गांधीयन डिसाइपल थे, गांधी जी के अनुयायी थे। ठीक है, और गांधी जी का लेना गुजरात से, तो देख लो गुजरात आ गया ना, रंगपुर गुजरात। ठीक है, ऐसे। अब देखो मैं बता रहा था जैसे पहले ही पंचायत का अपने गठन हुआ भारत में, वो नागौर टू 2 अक्टूबर 1959, बगदरी नागौर। और ऐसे ही लोक अदालत कहाँ? गुजरात, रंगपुर। ठीक है, रंग दे बसंती नहीं है, ये रंगपुर है। ठीक है, फिर 1949 में ये हो गया। 1976 में फिर अपन क्या देखते हैं कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर आर्टिकल 39A इंसर्ट किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और किस आर्टिकल से, किस संविधान संशोधन से हुआ? पहले संविधान संशोधन 1976। 4 और 2 को अपन जोड़ देंगे, 4 + 2 तो 6 आ जाता है, तो 6 मतलब 1976। ठीक है, ऐसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 4 + 4 1978। 1976 में प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, ये तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और जोड़ दिया गया आर्टिकल 39A। उसमें क्या है? कमजोर और निशक्त जन जो उनको न्याय की बात ही करता है, आर्टिकल 39A। और ये आर्टिकल 39A जो है ये बेस आर्टिकल है लोक अदालत का। जैसे आपको मिले, ये मिले कि भाई लोक अदालत को किस संविधान के किस आर्टिकल से ताकत मिलती है? तो आर्टिकल 39A से ताकत मिलती है। ठीक है ना, पुअर एंड वीकर सेक्शन को फ्री लीगल एड मिली, फ्री लीगल। ठीक है, तो फ्री एंड इफेक्टिव लीगल एड।
निःशुल्क व प्रभावी कानूनी सहायता। फिर इसके अलावा अपन जैसे क्या देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और फंडामेंटल राइट्स के रूप में क्या प्रोविजन, आर्टिकल 14 इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आर्टिकल ये 21 है, तो 221 नहीं है ये, है ना, 22 है, सॉरी, मतलब आर्टिकल 22 एक 22 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, है ना, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट मतलब उसको इन्फॉर्म आप करो, और दूसरा उसको एक लीगल काउंसिल का, जिस कैदी को आपने अरेस्ट किया तो उसके लीगल काउंसिल का उसको अधिकार है, और 24 घंटे के अंदर आपको उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 तो अपन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जानती है, ठीक है। तो पहले अपन 1949 में हरिवल्लभ पारेख, देन अपन ने देख लिया 1976 के अंदर 42 संशोधन से ये आ गया, मैंने संशोधन में लिखा नहीं है ना, अब यहाँ जोड़ लेना है ना, 1976 ये ब्रैकेट में लिख लेना, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1946, ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। फिर अपन देखते हैं कि 1982 के अंदर पहली लोक अदालत का आयोजन हुआ कहाँ, जूनागढ़ गुजरात के अंदर। भाई पहले तो 1949 में हो चुका था, अब 1982 में अपन देखते हैं, ठीक है, पहली लोक अदालत जूनागढ़ गुजरात के अंदर, लेकिन इसमें लीगल बैकिंग कोई नहीं थी, इसमें वैधानिक पृष्ठपोषण नहीं था। लीगल बैकिंग का मतलब कोई कानून नहीं था जो कि इस लोक अदालत को सपोर्ट करे या एक इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको स्थापित करे, ये कमी खटक रही थी। तो इस कमी को पूरा किया गया 5 साल बाद 1987 के अंदर एक्ट बना, ठीक है, राजीव गांधी इसमें प्रधानमंत्री, एक्ट बना 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, ठीक है, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम। अब अधिनियम बन गया ना, कानूनी सेवा प्राधिकरण मतलब इंस्टीट्यूशन बन गया अब एक लोक अदालत को जो ऑर्गेनाइज करेगा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंस्टीट्यूशन बन गया। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि अगर आपको अपने इरादों को एक मूर्त रूप देना है, एक कंक्रीट रूप देना, तो उन्हें आप इंस्टीट्यूशन का रूप दे दो, तो इंस्टीट्यूशन का रूप दे दिया ना, एक संस्था बन गई। तो फिर 1987 के अंदर आ गया ये, और 1995 के अंदर ये एक्ट लागू हो गया, ठीक है, केम इनटू फोर्स, और 3 टियर इंस्टीट्यूशन बना, 3 स्तरीय, ठीक है ना। अभी अपन कल देखा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो मैंने बताया था उसमें सबसे पहले एक्ट बना 1986 में, फिर 2019 वाला अपन ने पढ़ा, ठीक है, फिर 2021 में रूल्स पढ़े, वो 86 है, उसके अगले साल अपन 1987 देख रहे हैं लोक अदालत, ऐसे, ठीक है। तो ये एक्ट लागू हो गया 95 के अंदर 9 दिसंबर 1995, ठीक है, और 3 स्तरीय इसने लागू किया, नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेशनल लेवल पे अपन बोलते हैं नालसा, NAL, है ना, NAL नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, स्टेट लेवल पे SLSA, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। हेड कौन होता है नेशनल वाले का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो अपने चीफ जस्टिस है वो इसके क्या है, हेड होते हैं, वो पैटर्न इन चीफ है। पैटर्न इन चीफ का मतलब कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के नाते ये पूरे उसको हमेशा उसके देखभाल करेंगे, पैटर्न इन चीफ। स्टेट का कौन होता है, चीफ जस्टिस, कौन से संबंधित स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है उनके जो चीफ जस्टिस है ना हाई कोर्ट के, वो पैटर्न इन चीफ होता है। और डिस्ट्रिक्ट में कौन हेड होता है कि प्रेजेंट या एक्स जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर मतलब जो जुडिशियल सर्विसेज से आते हैं, जैसे राजस्थान में RGS से, ये तो हेड होते हैं। फिर इसके अलावा मेंबर कौन होते हैं, तो हर स्तर पे ऊपर 2-2 मेंबर होते हैं, और ये दोनों लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स, वकील, ठीक है ना, नेशनल लेवल पे 2, स्टेट पे 2 और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2, ठीक है ना, हर लेवल पे होते हैं। फिर अदर जैसे जो होते हैं, अदर इनके अलावा मतलब हेड, प्रेसिडेंट या चेयरमैन के अलावा मेंबर, और अदर कौन होते हैं इसमें, सोशल वर्कर्स भी इनमें शामिल होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी, नेशनल में भी होते हैं, स्टेट में भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं। और उसका जुडिक्शन क्या होता है, नेशनल का पूरे नेशन में होता है, स्टेट का स्टेट में, और डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट में। और स्टेट में हाईकोर्ट लेवल पे हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी भी होती है, जो कि ये स्टेट लेवल पे पूरा कोऑर्डिनेशन देखती है। तो अब ये देखो नालसा जो है ये नेशनल लेवल पर लोक अदालत आयोजित करता है। आप जैसे देखना कि 10 जनवरी को हुई थी, और ये होती रहती है अखबार में, आप देखना, अगली बार आप जैसे देखो गूगल में डाल के देखो नेक्स्ट लोक अदालत, तो पूरे नेशन में ये आयोजित करते हैं एक दिन के लिए, और बहुत अच्छी मात्रा में केस डिस्पोज होते हैं। स्टेट में ये SLSA करती हैं, कंसर्निंग हाई कोर्ट के जुडिशियल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये होता है, ठीक है, ऐसे। फिर अपन ने देखा कि लोक अदालत के 3 स्तर हो गए, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, जैसे भी अपन ने देखा। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने देखा कि पेंडेंसी आज अपन जैसे देखते हैं 2026 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर करीबन 70,000 केसेस, 67K मतलब 1000, 67K केसेस है ना, 67 करीबन 70,000 केस लंबित है। हाई कोर्ट के अंदर करीबन 57 लाख L लगा हुआ, 57 लैक्स, है ना। तो ये मैंने यूँ बताया, देखो 5 और 6
ये दोनों में 7 कॉमन है, और फिर नीचे 4 CR है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर 4 करोड़। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर 4 करोड़ का केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट के अंदर 5 मतलब फिर 57 मतलब 57 लाख। ठीक है, करोड़ से कम लाख और लाख से कम हज़ार ऐसे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपन ने बताया कि 67,000। ठीक है, ऐसे। तो ये पेंडेंसी है। तो ट्रेडिशनल कोर्ट में क्या देखते हैं अपन, पेंडेंसी एक तो ये, दूसरा लेंदी प्रोसेस है बहुत ज़्यादा, फाइल दर फाइल, तारीख दर तारीख, एक्सपेंसिव है, लाउजी फीस और लेबर, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत इसके अंदर पार्टी को करनी पड़ती है न्याय लेने के लिए। तो इस ट्रेडिशनल कोर्ट में जो समस्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है, एडिशनल अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेडिसल मैकेनिज्म, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली, और यही है लोक अदालत, जो 3 स्तर पर अपन ने देखी, जो कि 1987 के एक्ट के द्वारा 1995 में स्थापित की गई। ठीक है, तो ये है अपनी पूरी लोक अदालत की कहानी कैसे आया। फिर अपन जैसे देखते हैं कि ये किन के लिए है, फॉर हुम, फीमेल, चाइल्ड, बच्चे, SC ST, लेबर, डिजास्टर में कोई पीड़ित है, जैसे अपन देखा सुनामी में, कोविड से पीड़ित, फिर स्पेशली एबल्ड पर्सन जो अपन देखते हैं वो कैदी, प्रिजनर्स, इनकम जिनकी 5 लाख से कम है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के जो शिकार हुए वो लोगों के लिए लोक अदालत बनी। अब आपने देखा, अभी जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि मैं बहुत त्रस्त हूँ, ठीक है, मान लो जैसे मैं लेबर के रूप में अपने आप को देखूं, तो मुझे डर लगता है यार कोर्ट से मैं कहाँ जाऊँ, तो मेरे पास उम्मीद ही किरण है लोक अदालत के रूप के अंदर, ऐसे। ठीक है, मैंने शुरू भिड़ते मैंने आपको प्रीफेस बताया तो वो है। अब कौन कौन से केसेस इस लोक अदालत के अंदर अपन ले सकते हैं? सबसे पहले NIA, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है, पराक्रम में लिखित अधिनियम, जिसको अपन जैसे चेक्स बोलते हैं, वो चेक, ट्रेजरी बिल, हुंडी, ये सब। दूसरा बैंक रिकवरी है ना, बैंक रिकवरी, जैसे मैंने गाड़ी खरीदी, किस्त दे रहा था लेकिन फिर भी लेने आ गए क्योंकि किस्त जंप हो गई थी, तो इस संबंधित जो केसेस है वो इसमें आ सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंसेस, हाउसिंग के लिए लोन लिया, किस्त जंप हुई, कुड़की हो रही है, वो। लेबर डिस्प्यूट्स, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी बिल, जैसे बिल मैंने जमा कराया, लेट जमा कराया, पेनल्टी ज़्यादा लग गई, या नहीं जमा कराया किसी कारण से पेनल्टी लगी, तो उनका निपटारा होगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, लैंड एक्विजिशन का मुझे मुआवजा नहीं मिला है, लेबर, ये थोड़ा ये लेबर डिस्प्यूट यही था ना, यही था, काट दिया। फिर पेंशन केस, जैसे कोई है चल रहा है, PF का पैसा। फैमिली मैटर्स, मैट्रिमोनियल, एक्सेप्ट डाइवोर्स को इसमें नहीं आते, फैमिली कोर्ट में अलग से सुने जाते हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिमिनल केसेस भी ये सुन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे तो सिविल नेचर के थे, ठीक है ना, लेकिन क्रिमिनल केसेस भी सुन सकता है। तो क्या सभी क्रिमिनल केसेस सुन सकता है? क्या नहीं, सभी क्रिमिनल केसेस नहीं सुनता था। कौन से सुन सकता है? ओनली कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस। तो सर ये कंपाउंडेबल क्या भला है? तो कंपाउंडेबल क्या भला है, ये जानने के लिए पहले इसका डिक्शनरी मीनिंग देखो कि कंपाउंडेबल का डिक्शनरी मीनिंग क्या है। कंप्रोमाइज, कि ऐसे अपराध जिनके अंदर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है वो ही यहाँ सिर्फ आएंगे, ठीक है। ऐसे अपराध जिनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता उनको अपन बोलेंगे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। क्योंकि कंपाउंडेबल का मीनिंग क्या है? कॉम्प्रोमाइज। तो जिनमें कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है क्रिमिनल केसेस, जिनको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है जिनमें, वो यहाँ सुने जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को जोर से आपने पुश कर दिया, उसने क्रिमिनल केस आपके ऊपर कर दिया, तो वो यहाँ आ सकते हैं। नॉन कंपाउंडेबल या नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल केसेस इसमें क्रिमिनल केसेस में नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? नीचे आएंगे, मैंने आगे लिखा हुआ है नॉट फॉर, कौन से केसेस में नहीं आ सकते हैं? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, NCO, गैर समादेय अपराध। वो कौन से होते हैं? सीरियस क्राइम, जैसे रेप, मर्डर, ठीक है ना, डकैती, ये डकैती, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, मतलब इनमें बेल भी नहीं मिलती। आप तो कंप्रोमाइज की बात कर रहे हो सर, ऐसे, ठीक है। तो ये समझना है। तो कंपाउंडेबल मतलब सीधा ऐसा है जिनमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है क्रिमिनल केसेस। कौन से क्रिमिनल केसेस कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस होते हैं? जिनमें कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल हो। नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल बोल दो चाहे नॉन कंपाउंडेबल बोल दो, बात एक ही है। तो नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस में नहीं आ सकते। अब क्वेश्चन ये आया था जिसमें आपको नीचे बताऊंगा अभी UPSC के अंदर कि इसमें केवल सिविल मैटर आते हैं, क्रिमिनल आ ही नहीं सकते। नहीं, गलत है। क्रिमिनल आ सकते हैं लेकिन सभी क्रिमिनल नहीं आ सकते। कौन से क्रिमिनल केसेस आएंगे? जो कि कंपाउंडेबल है, ओनली वही आ सकते। कंपाउंडेबल मतलब जिनमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, केवल वही क्रिमिनल केस इसमें आ सकते हैं। समझ गए? ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ना सारे क्रिमिनल आ सकते और ऐसा भी नहीं कि क्रिमिनल बिल्कुल ही नहीं आ सकते। तो आ सकते हैं, वैसे एक पार्ट आ सकता है क्रिमिनल का, वो कौन सा है? कंपाउंडेबल क्रिमिनल। जैसे ये क्रिमिनल ऑफेंसेज है, ये तो कंपाउंडेबल, ये है नॉन कंपाउंडेबल। तो नॉन कंपाउंडेबल नहीं आएंगे, कंपाउंडेबल आ जाएंगे, ऐसे, ठीक है।
फिर स्टेज, मतलब किस स्टेज पे अपन यहाँ पे ला सकते हैं केस को। पहले पे तो नॉट एंटर्ड, मतलब अभी तक केस मैंने किसी कोर्ट में दायर नहीं किया है, वो केस यहाँ पे दायर हो सकते हैं, या किसी केस में किसी कोर्ट में पेंडिंग है केस, तो वो बीच स्टेज में भी वो आ सकता है लोक अदालत के अंदर केस। जैसे मान लो अभी सेशन कोर्ट के अंदर चल रहा था, जैसे अपन बोलते सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज, मैंने सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपको पढ़ाया भी है। सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन कोर्ट जो है वो सिविल मैटर्स देखता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है क्रिमिनल मैटर्स देखता है, ठीक है। तो सेशन कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई क्रिमिनल कंपाउंडिंग के ऊपर ऑफेंस चल रहा है, तो काफ़ी समय हो गया, अब मेरे को लग रहा है कि यार टाइम ज़्यादा हो, तो उसको अपन लोक अदालत में ला सकते हैं। और ऐसा जो दायर नहीं हुआ प्री लिटिगेशन स्टेज पे, वो तो आ ही सकता है, लेकिन बीच वाला भी आ सकता है, पेंडिंग जो किसी कोर्ट में पेंडिंग है वो भी आ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अपन देखते हैं कि शुरुआत कौन करेगा, हु विल अप्रोच टू लोक अदालत, कौन करेगा, कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी। ऐसा नहीं कि जिसने केस किया वही, तो पीड़ित भी कर सकता है और वो जो सामने जवाब दे रहा है वो भी ला सकता है लोक अदालत में। एक बिंदु तो ये, दूसरा क्या है, कोर्ट खुद भी ट्रांसफर कर सकती है लोक अदालत में। जैसे कोई केस पेंडिंग अभी चल रहा है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट को लगता है क्या लोक अदालत में ज़्यादा अच्छी तरीके से इसका समाधान हो सकता है, तो यहाँ कैन आल्सो रेफर टू लोक अदालत। केस विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर लेफ्ट बाई कोर्ट। जैसे मान लो एक साल से कोर्ट के अंदर चल रहा था, फिर जहाँ तक वहाँ चीज़ें हो गई उससे आगे ही लोक अदालत में डिस्कस होंगी, ना कि नए सिरे से। ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है। और दूसरा क्या, जैसे कोर्ट में जब वो दायर हुआ था तो उसमें मान लो उसमें कोई फीस लगी थी 3000 रुपये, फिर जब ये लोक अदालत में केस आ जाएगा और लोक अदालत द्वारा सेटल कर दिया गया तो वो फीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि लोक अदालत के अंदर कोई भी फीस नहीं लगती, इसलिए। तो एक तो ये ध्यान रखना है कहाँ से शुरुआत, शुरू से शुरुआत होगा लोक अदालत, नहीं, उस से जगह से स्टार्ट होगा जहाँ से उसको परंपरागत कोर्ट ने छोड़ा है। समझ गए, ये चीज़ है। डिस्पोजेबल मेथड, मैंने बताया कि लोक अदालत क्यों मेरे लिए उम्मीदीकरण है, किरण है, क्यों ये ट्रेडिशनल कोर्ट से अलग है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फैसले होते हैं ये म्यूचुअल कंसेंट से होते हैं, दोनों पार्टी आमने सामने खड़ी रहेंगी, ठीक है, एक कुछ बोलेगा दूसरा कुछ बोलेगा, फिर एक समाधान के रूप में सॉल्यूशन निकाला जाता है। तभी तो ये लोक अदालत है, लोगों की, कोर्ट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। सामने जज बैठे रहेंगे और दोनों पार्टियां बोलेंगी कि साहब मैंने केस दी थी, उसको इसने ऐसे लौटाया, ऐसे लौटाया, मैंने इसको पहले पैसे दिए थे, ऐसे ऐसे, तो ऐसे समाधान पे पहुंचा जाता है। समाधान पे नहीं पहुंचा जाता तो फिर लोग कहता तो बोल दीजिए जाओ आप ट्रेडिशनल कोर्ट के अंदर जाओ, खत्म, ये ठीक है। तो म्यूचुअल कंसेंट से इसमें फैसले होते हैं, मतलब टॉक से, मीडिएशन से, ह्यूमैनिटेरियन मतलब सहज बुद्धि से, कि चलो यार कोई बात नहीं, आप दे रहे हैं ना तो आप मान जाओ, ऐसे म्यूचुअल वही। और एमिकेबल सेटलमेंट, मतलब एमिकेबल मतलब एक व्यवहारजनक सेटलमेंट इसके अंदर होता है। और डिसीजन ऑफ लोक अदालत जो है ये ऑल विन विन सिचुएशन होती है। ट्रेडिशनल कोर्ट में तो अपन देखते हैं कि कोई एक हारता है, एक जीतता है, एक हंसता निकलता है, एक रोता हुआ निकलता है, और यहाँ पे विन विन, ठीक है, दोनों ही जीत गए। जैसे देने थे, बैंक रिकवरी होनी थी 80,000 की, फिर समझौता हुआ 60,000 में, तो उधर वो भी खुश, बैंक वाला भी यार चलो 60,000 तो मिले, और इधर मैं भी कुछ, ठीक है यार 60,000 में हो गया मेरा, 20,000 का तो फायदा हुआ, विन विन सिचुएशन। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोक अदालत को अलग करती है और ट्रेडिशनल कोर्ट से, डिसीजन। इसके डिसीजन जो होते हैं ये बाइंडिंग होते हैं, किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है, ना सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि इसके जो डिसीजन है ये म्यूचुअल कंसेंट से हुए हैं, आपसी सहमति से हुए हैं, तो फिर काहे की अपील, मुझे बताओ, ऐसे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब वर्सेस जालोर सिंह केस के अंदर 2008 के अंदर ये वापस से पुष्टि करी है कि लोक अदालत का केस किसी भी तरह से अपील योग्य नहीं है, समझ गए, ऐसे। तो एक बार डिसीजन हो गया तो वो फुल एंड फाइनल है, वो बाइंडिंग है दोनों पार्टीज पे। फिर इफ नॉट, कि अगर कोई सेटलमेंट नहीं कर पाती है लोक अदालत, तो क्या होता है, वो केस ट्रेडिशनल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अपन ने देखा कोर्ट बीच में भेज भी सकता है, और फिर कोर्ट को भेजा जा सकता है कि अगर लोक अदालत फेल हो जाती है तो फैसला तो होगा ना यार, कहीं तो होगा, न्याय तो मिलेगा ना, ट्रेडिशनल कोर्ट से मिलेगा। फीस, कोई फीस इसके अंदर नहीं लगती है, कोई एडवोकेट की जरूरत नहीं होती है। जुडिशियल ऑफिसर एक्टिंग या रिटायर्ड, जैसे मैंने भी बताया, ये अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जुडिशियल ऑफिसर एक्टिंग या रिटायर्ड। फिर लोक अदालत को पावर है सिविल कोर्ट की, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये डिक्री पारित करता है, सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो डिक्री कहलाता है, ठीक है। इसको क्रिमिनल कोर्ट्स की पावर नहीं है, लेकिन मैंने बताया क्रिमिनल केसेस से सुन सकता है, लेकिन कौन से क्रिमिनल केसेस, ओनली कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस। फिर एले ऑफ, मतलब ये क्या कर सकता है, ये सम्मन कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, सम्मन मतलब किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है कोर्ट में आके बयान दो। डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग, जैसे भी अपन ने पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। अपील कहीं नहीं हो सकती, ना सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, और ना हाई कोर्ट में, ठीक है, कहीं नहीं हो सकती। फिर अभी अपन ने जैसे देखा ना
नालसा, सालसा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लोक अदालत जो अपन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखो उसमें 4 तरह की जैसे होती है। एक तो निरंतर कंटिन्यू लोक अदालत जिसको परमानेंट लोक अदालत के रूप में जानते हैं, लेकिन एक परमानेंट लोक अदालत अलग है, ठीक है। यह दैनिक लोक अदालत जो रोज लगती है, मोबाइल कोर्ट्स और मेगा लोक अदालत जिसमें पूरे राज्य में एक दिन में कोर्ट आयोजित किए जाते हैं और डिसीजंस किए जाते हैं, ठीक है। ये स्टेट लोक अदालत के प्रकार होते हैं। अब एडवांटेज क्या है इस लोक अदालत वाले सिस्टम का? फास्ट है, ठीक है, एक दिन के अंदर डिसीजन होता है। दूसरा इकोनॉमिकल है, कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाती है। तीसरा फ्लेक्सिबल है कि इसमें सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता, तो फ्लेक्सिबल है, फटाफट काम होता है। फिर दूसरा म्यूचुअल डिसीजन होते हैं, विन विन सिचुएशन है सभी के लिए, कोई नहीं हारता, सब जीतते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं, अपील नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट में, ना सबॉर्डिनेट में, ना सुप्रीम कोर्ट, ना सबॉर्डिनेट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। चैलेंजेस क्या है, क्यों पॉपुलर नहीं हो रहा है? तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ग्रामीण लोग जो वो अनएजुकेटेड है, उनको पता ही नहीं कि यार ऐसा भी है क्या। फिर तीसरा रिलेक्टेडनेस, मतलब थोड़ा सा एक कम रुझान किनका, लॉयर्स का, पुलिस का और गवर्नमेंट ऑफिसर्स का। वो देख रहे हैं कि यार जल्दी केस सुलझ जाएगा, फिर तो अपने को कौन पूछेगा, ऐसा, ठीक है। उलझाए रखना चाहते हैं तो फिर इसलिए वो ट्रेडिशनल कोर्ट का ही सहारा मतलब राय देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक तो समय ज़्यादा लगता है और फिर दूसरा उनको कॉन्फिडेंस रहता है, यहाँ देखते हैं पता नहीं जल्दबाजी में यार कुछ गलती हो जाए, ऐसे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वकील है चाहे पुलिस है गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनका ये है कि चलो यार ठीक है, धीरे धीरे चीज़ आगे बढ़ती रहे, जिसमें हम भी धीरे धीरे कोई मान लो कोई नई चीज़ आए तो उसको समझ ले कर ले, जबकि लोक अदालत तो बिल्कुल फास्ट है, ऐसे। तो उनको थोड़ा सा एक इसमें झिझक होती। फिर नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं, ये तो था आपने सारा लोक अदालत का जो अपन ने तीनों लेवल पे देखा है ना, 87 का एक्ट और 95 में लागू होके नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है अपने परमानेंट लोक अदालत, ठीक है। ये अभी अपन ने जो पढ़ा उससे अलग है, क्यों? क्योंकि देखो इसका जो है ये जो लागू हुआ है ये 2015 से है ये, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। तो परमानेंट लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत अपने सेशन कोर्ट में है जयपुर में। इसका चेयरमैन कौन होता है? डीजे स्तर का होता है, डीजे या एडीजे स्तर के, ठीक है। जुडिक्शन क्या होता है? इसमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के बारे में सुन सकता है। फॉर प्री लिटिगेशन स्टेज पे कोई है उनके ये सारे सुनता है, ठीक है। जैसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में, फिर यात्री, माल परिवहन, हवाई, बिजली, पानी, स्वच्छता, इनसे संबंधित कोई भी ग्रीवेंस है तो अपन परमानेंट लोक अदालत में जा सकते हैं। अमाउंट ये 1 करोड़ तक के जो हैं केसेज जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू 1 करोड़ है उतने ही सुन सकता है। कब से? 2015 से। कौन से नहीं सुन सकता? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं सुन सकता, मतलब क्रिमिनल सुन सकता है लेकिन उसमें नॉन कंपाउंडेबल नहीं सुन सकता। डिसीजन जो है मेरिट म्यूचुअल पे होता है, डिसीजन इसलिए इसका बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो वो मतलब वही जो अपन ने देखा कि नालसा, सालसा, उसको और प्रभावी बनाने के लिए ये परमानेंट लोक अदालत 2015 से कार्यरत है। बाकी सारी चीज़ें वो की वही है, बस 1 करोड़ भरा गया इसके अंदर, इतना सा इसमें डिफरेंस है। फिर फैमिली कोर्ट अपन देखते हैं 1984 से चल रहे हैं। इनका मेन मकसद क्या है कि कोई विवाद जो नहीं सफल हो पाया तो डाइवर्स उसमें की को सुगम बनाया जाए और गुजारे भत्ते की बात ये करता है फैमिली कोर्ट, ठीक है। क्यों आया? ऑन डिमांड ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरा लॉ कमीशन 59 लॉ कमीशन 1974 की रिपोर्ट पे ये पेश हुआ और 10 साल बाद ये बना 84 में। क्रिएट कौन करता है? हाई कोर्ट करता है, क्रिएशन बाय हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट के एडवाइस पे ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। और फिर सिटी की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए अगर उस सिटी के अंदर फैमिली कोर्ट बनानी है, ठीक है। तो डाइवोर्स और 1 लाख से ज़्यादा और 1984 अपन को चीज़ में ध्यान रखनी, फैमिली कोर्ट में ज़्यादा इसमें नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं विलेज कोर्ट, ग्राम न्यायालय, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी। और ये भी देख लो, वही महात्मा गांधी जी की जो है फिलॉसफी उसको दर्शाता है। एक्ट कब आया? ये 2008 के अंदर आया, ठीक है। अभी अपन ने देखा परमानेंट लोक अदालत 2015 के अंदर। नालसा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1985 2008, लेवल ग्रास रूट लेवल, पंचायत, ग्राम। महात्मा गांधी ने क्या कहा? भारत कहाँ बसता है? भारत गाँवों में बसता है, तो ये देख लो। रीजन क्या है? वही आर्टिकल 39 ने 47 कॉन्स्टिट्यूशन 1976 द्वारा स्थापित लाया गया। लॉ कमीशन रिपोर्ट 114 लॉ कमीशन की रिपोर्ट की ग्राम स्तर पे हो। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना, मतलब आरजीएस से जो बनते हैं वो। अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, किस लेवल पे? पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर ये आयोजित की जाती है ग्राम न्यायालय, ठीक है। मैक्सिमम फी कितनी लगती है इसके अंदर? 100 रुपए। आल्सो मोबाइल कोर्ट के रूप में भी काम करता है, आज इस ग्राम पंचायत पे, कल उस ग्राम पंचायत पे, ऐसे। पावर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, जैसे भी अपन सब ऊपर देखता है। इन क्रिमिनल में केवल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस पे, मतलब सॉरी कंपाउंडेबल तो कॉम्प्रोमाइज, जिनमें अपन कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल हो ना, मतलब कॉम्प्रोमाइज इसके अंदर पॉसिबल है केवल वही।
कॉम्प्रोमाइजेबल बोल दो चाहे कंपाउंडेबल बोल दे, केवल वही, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं सुन सकता, ये कह रहा था। अलाउड इसमें मीडिएशन या कंसिलेशन इसमें भी अलाउ होता है, जैसा भी अपन देखते हैं। ये सारा ये टॉपिक आज जो मैं ले रहा हूँ ये है ही चारों पांच टॉपिक सारे ये ADRM है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म। चाहे अपन ने लीगल सर्विस अथॉरिटी देखा, चाहे परमानेंट लोक अदालत देखा, चाहे फैमिली कोर्ट, चाहे विलेज कोर्ट, या चाहे आगे अपन कॉमर्शियल कोर्ट देखेंगे। फिर इसमें क्या अपील की जा सकती है क्या? बस यस, इसमें विलेज कोर्ट में अपील की जा सकती है। सिविल मैटर अगर है दीवानी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे, और फौजदारी है तो सेशन कोर्ट के अंदर करेंगे, ऐसे है ना। अभी मैंने थोड़ा ऊपर शायद वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला, वो दीवानी होता है। वो ऊपर मैंने बताया वो थोड़ा सा गलत हो गया था, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने बताया था। तो सेशन जो है ना, सेशन न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट ये चीज़ थी। तो सेशन न्यायालय जो यहाँ पे है ना, ये लिखा हुआ ना अपने सेशन सत्र, जिला व सत्र न्यायालय बोलते हैं। तो सत्र न्यायालय जो है ये फौजदारी है, ये क्रिमिनल केसेस फौजदारी। और डिस्ट्रिक्ट जैसे जो है तो ये डिस्ट्रिक्ट जिला जो है ये दीवानी है, डिस्ट्रिक्ट जिला दीवानी, D4 डिस्ट्रिक्ट, D4 दीवानी, ऐसे मतलब सिविल मैटर देखता ही है। ऊपर वो थोड़ा सा एक बार गलत हो गया था, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दीवानी और सेशन कोर्ट क्रिमिनल, ठीक है। तो वहाँ अपील की जा सकती है, तो ये अपील वाला यहाँ है, जबकि लोक अदालत का अपील नहीं होता। फिर ये फेलियर क्यों हुआ? विलेज कोर्ट, विलेज न्यायालय, ग्राम न्यायालय फेलियर कैसे देख सकते हैं अपन? 2026 तक केवल 488 विलेज कोर्ट भारत में एग्जिस्ट है, जबकि टारगेट था 5000 का। फेलियर क्यों हुआ? क्योंकि एक तो विल पावर नहीं है, रिलेक्टेंट बिहेवियर पुलिस का, जुडिशियल मतलब लॉयर्स का, जुडिशियल पुलिस का, लॉयर्स का और ब्यूरोक्रेसी का, अनअवेलेबिलिटी ऑफ नोटरी, पब्लिक नहीं बैठती, स्टाम्प नहीं मिलते गाँव में, इस कारण से। फिर निर्भरता अदर कोर्ट्स के ऊपर, जो निर्भरता है इसकी यू। तो ये अपना विलेज कोर्ट था, ठीक है। इसमें जो सबसे अलग चीज़ है वो है इसमें अपील पॉसिबल है, औरों में अपील पॉसिबल नहीं है, जो अपन ने अभी तक देखे ऐसे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉमर्शियल कोर्ट्स। क्रिएशन बाय हाई कोर्ट एक्ट आया 2015 में, पार्लियामेंट ने बनाया फॉर मर्चेंट्स, बैंकर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंश्योरेंस कंपनीज, इनके लिए लोक अदालत में जा सकते हैं। कॉमर्शियल कोर्ट थोड़ा स्पेशलाइज कोर्ट्स हो गई। क्रिएशन ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट बने और कॉमर्शियल अपील कोर्ट्स बने, जिसमें ये कॉमर्शियल कोर्ट्स की अपील सुनी जा सकती है। रीजन फास्ट और रिकमेंडेशन ऑफ अपने लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पे। इकोनॉमिक लिमिट हाई कोर्ट तय करता है, जो कि अभी 3 लाख है 2018 से। डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। मस्ट इसमें मीडिएशन भी है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का जो है उसके तहत, ठीक है ना। सॉरी वो ये है ना, पहले 85 निकल गया था मुझसे, 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ठीक है। और 1995 से ये लागू हुआ था, जो ऊपर बताया मैंने, ठीक है ना, 5 साल बाद। डिसीजन इसका बाइंडिंग होता है कॉमर्शियल कोर्ट का, क्योंकि मीडिएशन से हुआ है। तो जितने भी अपन ने देखे इसमें विलेज कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग नहीं, बाकी सारे बाइंडिंग है। फिर अब नेक्स्ट अपन देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में जैसे जो क्वेश्चन आया, जैसे एक लोक अदालत का क्वेश्चन आया, देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 के अंदर, लोक अदालत हैव द जुरिडिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट प्री लिटिगेशन स्टेज एंड नॉट दोज मैटर पेंडिंग एट बिफोर कोर्ट कैंसिल। पेंडिंग को भी अपन ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया। लोक अदालत डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल, नहीं क्रिमिनल भी ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्रिमिनल केवल कौन से लेगा? जो कंपाउंडेबल है, जिनमें कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है। दूसरा भी गलत। तीसरा, एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफिसर्स ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन, नहीं ऐसा नहीं है। उसमें अपने देखा मतलब एक तो अध्यक्ष, दूसरा 2 लॉयर्स होते हैं, और फिर सोशल वर्कर्स भी उसके अंदर होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो और फिर चौथा क्या? नन ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो आंसर है 4, नन ऑफ दिस, ठीक है। पहला गलत क्यों हो गया? क्योंकि पेंडिंग भी ले सकते हैं। दूसरा गलत क्यों हो गया? क्योंकि क्रिमिनल भी लेता है, लेकिन ओनली कंपाउंडेबल। तीसरा गलत क्यों हो गया? क्योंकि इस रिटायर्ड सर्विंग जज के अलावा और भी होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं और एक सोशल वर्कर होता है, इसलिए गलत हो गया। फिर एक विलेज ग्राम न्यायालय क्वेश्चन आया यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 के अंदर, ये क्या देखो, विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन कौन सा? पहला देखते हैं, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल, गलत है, मैंने बताया क्रिमिनल भी सुन सकता है, क्रिमिनल में केवल कंपाउंडेबल। द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स, रिकन्सिलेटर्स, है ना, तो बिल्कुल ये अलाउ करता है, मीडिएशन एंड रिकन्सिलेशन की गुंजाइश है ग्राम न्यायालय में, विलेज पंचायत, है ना। ग्राम न्यायालय मतलब वही विलेज कोर्ट, ग्राम विलेज एंड कोर्ट न्यायालय। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, है ना। तो देखो अपन ने ये कितने मतलब सहज तरीके से पूरा अपन ने टॉपिक देखा है, ज़्यादा इसके अंदर है नहीं, बस चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है, रिवीजन करनी है। बाकी तो जैसे जो मेन कॉन्सेप्ट हो मैंने आपको समझाया ही, है ना। तो देखो ये एक्ट है 1987 का,
और 95 में लागू हुआ 5 साल बाद। देखो 82 के अंदर पहली हुई जूनागढ़ के अंदर, फिर 5 साल बाद एक्ट बन गया क्योंकि इसको लीगल बैकिंग नहीं थी। तो 82 + 5 87, और 87 के अंदर अपन जोड़ देंगे 8, तो 95 में आ गया। 8 और 7 15, ऐसे 5 और 8, यहाँ पे 5 जोड़ा, यहाँ पे 8 जोड़ा, तो 1982, 1987 और 1995, ऐसे त्रिस्तरीय। ये बता रहा था देखो मैं कि केवल जुडिशियल ऑफिसर ही नहीं होते, 2 लॉयर और होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होता है, यहाँ तीनों के अंदर लिखा हुआ। समझ गए? तो ऐसे ही अपना शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, 1-2 बार रिवीजन करो, बिल्कुल फिट हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। क्वेश्चन मैंने बताया, क्वेश्चन से आप ध्यान में रखो। आर्टिकल 39 है, रूट आर्टिकल है, 47 कॉन्स्टिट्यूशन 1976, लिख लेना इसमें। समझ गए? यह करेक्शन कर लेना, ये 22 है, 221 नहीं 22। ओके, ऐसे अपना शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर था। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन के साथ। एक बार इसका रिवीजन करो तो अपने आप आपको चीज़ समझ में आएगी, और ऐसे फैक्चुअल रूप के अंदर पढ़ो, बाकी बुक के अंदर है ही, उससे रीडिंग लगा लो। ठीक है? ओके।